गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। कल एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, आया क्या? क्वेश्चन आया क्या सॉल्व करना? भेजना चाहिए गौरी, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजना चाहिए ना व्हाट्सएप पे। मेरे को सिर्फ निशा ने भेजा बस, बाकी किसी ने नहीं भेजा। अब देखते हैं उसका आंसर क्या आता है, चेक कर लो। जैसे मेरे को क्वेश्चन था वो 5 + 2√6 raised to x² - 3 + 5 - 2√6 raised to x² - 3 = 10। ठीक है। अब निशा वो तुम्हारा एक चीज रॉन्ग हो गया है। क्या रॉन्ग हुआ है बताता हूँ, मेरा ध्यान नहीं गया था बट आज मैंने देखा सोल्यूशन आपका, तो एक चीज रॉन्ग हुआ है। निशा है क्या क्लास में? हाँ है। जो सोल्यूशन मेरे को भेजा था आपने, उसमें एक रॉन्ग क्या कंसेप्ट हुआ है पता है? अभिषेक ने भी भेजा क्या? अच्छा ठीक है। तो देखो ये x² - 3 है ना, अगर यहाँ पे log लगाते हो ना तो वो गलत क्यों होता है बताऊं? जैसे यहाँ पे लिखा है a + b = जैसे लिखा है 10 है ना, मतलब मान लो a + b नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है x raised to alpha + y raised to beta = 10, ऐसा कुछ लिखा है। मैं दोनों जगह log लगाऊंगा ना, तो निशा आपने क्या किया पता है क्या? इसको इंडिविजुअली log लगा दिया, समझ गए? मतलब ऐसा लगा दिया log y raised to beta = log 10। ये गलत है, ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं लगा सकते अपन, इंडिविजुअली log नहीं लगा सकते दोनों को। तो log लगेगा कैसे? फिर अगर दोनों साइड log लगा रहे हो तो log 10 और ये हो जाएगा log, फिर ये x raised to alpha + y raised to beta, ऐसा हो जाएगा। ये तरीका रॉन्ग है। यहाँ पे log लगा रही है, यहाँ पे log लगा रही है, फिर यहाँ पे नहीं। इंडिविजुअली log नहीं लगा सकते, दोनों साइड log लगा रहे हो
तो इस पूरे पे लॉग लगेगा और इस पूरे पे लॉग लगेगा, समझ गए? तो वो कंसेप्ट जो आपने किया वो रॉन्ग हो गया है। समझ गए क्या निशा? गलती समझी कि लॉग क्यों नहीं लगा सकते, है ना? ऐसा लॉग नहीं लगा सकते, दोनों साइड लगा रहे हो तो पूरे पे लगेगा, इंडिविजुअली पे नहीं लगेगा। तो लॉग का तो पहली बात तो कैंसिल होगी कि हाँ लॉग नहीं लगा सकते, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर सॉल्व करना है तो एक चीज देखो यहाँ पे कि 5 प्लस 2√6 और 5 माइनस 2√6 को अगर मल्टीप्लाई किया तो उसका प्रोडक्ट 1 आता है। देख लो, a प्लस बी, ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर देखो करोगे ना, इसको सॉल्व कर लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इसका स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 25 24 इंटू 1, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 6 4 24, तो 25 माइनस 24 कितना हो गया 1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 1 आता है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 प्लस 2√6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 माइनस 2√6। सही है ना? बिल्कुल सही है ना? तो ऐसा तो लिख सकता हूँ, या इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 माइनस 2√6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 प्लस 2√6, है ना? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मैंने तुमको लॉगरिथम पढ़ा रहा था तब एक चीज पता ही थी ऐसी, ठीक है। जैसे इसको, इसका प्रोडक्ट 1 आ गया तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो देखो ऐसा लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने बोला 5 प्लस 2√6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस, अब देखो 5 माइनस 2√6 की जगह ये लिख सकता हूँ, तो ये लिख दिया 5 प्लस, ठीक है, 5 प्लस 2√6, है ना? थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो अगर थोड़ी देर के लिए ना एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना? इसको ऐसा लिख दिया तो कोई इशू नहीं है। अगर एक्स इसको ऐसा लिख दिया 5 प्लस 2√6, है ना, प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 2√6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि 5 माइनस 2√6 ये लिख सकता हूं, ठीक है। अगर दोनों जगह मैंने ऐसा देखो 5 माइनस, दोनों जगह कौन सा ये पावर अप्लाई कर दिया, ये पावर, तो देखो यहाँ पे अगर ये पावर अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे अप्लाई किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना? क्योंकि 1 को पावर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो बन ही रहेगा, तो ये दोनों जगह ये पावर अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह 1/5 प्लस 2√6 ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे भी लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, इतना हो गया। अब मान लो लेट 5 प्लस 2√6 को t मान लो, है ना, 5 प्लस 2√6 रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 को t मान लो। अगर इसको t मान लिया तो ये कितना हो जाएगा t प्लस 1/t इज इक्वल्स टू 10। इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दो, तो थ्रू आउट ट्री से मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन गया तो इसके फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर निकालने के लिए श्रीधराचार्य मेथड यूज करो, माइनस बी, तो माइनस होगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये 10 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, माइनस 4 ए इंटू सी, तो ये 4 ए इंटू सी मतलब 4 हो जाएगा अपॉन 2, इतना हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस, ये हो गया 96 अपॉन 2, है ना। तो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 96 को पता है, 96 को आई कैन राइट 16 इंटू 6, है ना, तो 16 इंटू 6 को आई कैन राइट 4√6, ठीक है। तो 96 को लिख देता हूँ 4√6 अपॉन 2, तो t इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ,
तो 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस माइनस 2√6 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया। तो t का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? t का वैल्यू आ गया 5 प्लस माइनस 2√6। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन t को सब्स्टिट्यूट क्या किया था मैंने? बोलो t को क्या सब्स्टिट्यूट किया था? ये सब्स्टिट्यूट किया था। तो t की जब वापस से रीसब्स्टिट्यूट करा तो ये कितना देगा? 5 प्लस 2√6 है ना, x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 और t का वैल्यू 2 आए ना, 5 प्लस 2√6, 5 माइनस 2√6, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 प्लस 2√6 x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक प्लस में आया तो दूसरा माइनस में आ जाएगा, तो 5 माइनस 2√6। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, तो अगर ये बेस दोनों सेम है तो दोनों के पावर को कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे भी इसके पावर को मैं कम, लेकिन यहाँ पे 5 माइनस 2√6 है, यहाँ पे 5 प्लस 2√6 है। तो मैंने 5 माइनस 2√6 का सब्स्टिट्यूशन तो बताया है। 5 माइनस 2√6 का सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 माइनस 2√6 की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 2√6। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, 5 प्लस 2√6 को लिख देता हूँ 1 अपॉन 5 प्लस 2√6, है ना, ये लिख दिया। लेकिन अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर कितनी हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2√6 रेज टू -1, और यहाँ पे पावर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो देखो ये और ये सेम हो गया। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 माइनस 2। ये आ गया एक्स का वैल्यू 2 माइनस 2, और इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे पावर कंपेयर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू -1, so that is equals to x is equals to 2, x square is equals to 2, -3 उधर गया तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस √2। समझ गए? तो अपने x के वैल्यूज कितने आ गए? कैसे आ गए x के सॉल्यूशन? 2 माइनस 2 √2 माइनस √2। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से उसको सॉल्व करना था। बोलो समझ गया कैसे सॉल्व किया मैंने? ठीक है, वेरी गुड, है ना। ओके, डन है ना, इस तरीके से ही सॉल्व होगा। वेरी गुड अभिषेक, अभिषेक ने सॉल्व किया था, बढ़िया। क्या किया है? तुमको बोला है कि ये और ये सॉल्व करना है, एक्स के वैल्यूज बताना है। तो पहली बात तो तुमको ये क्लिक होना चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 माइनस 2√6 लिख सकता हूँ। सही बात है ना। लॉगरिथम में भी बता चुका हूँ, है ना। तो देखो मेरे को पता कि 5 प्लस 2√6 को आई कैन राइट 1 अपॉन 5 माइनस 2√6 ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। तो तुमको पता है इसमें पावर भी है, तो दोनों जगह अगर पावर अप्लाई कर दिए वही वाली 2√6 को, मैंने क्या पावर करी? एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे भी अप्लाई करा और यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया 5 माइनस 2√6 एक्स स्क्वायर माइनस 3। 1 को अप्लाई करूंगा तो वो तो वही हो जाएगा। ठीक है, तुमको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, लेकिन है ना तुम बहुत ये जैसे 1 को अगर अप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 5 माइनस 2√6 को भी अप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 3, सब जगह अप्लाई कर दिया। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि 5 प्लस 2√6, 1 को कुछ भी पावर दो 1 ही आता है, तो वो तो चला गया। और नीचे क्या रह गया? 5 माइनस 2√6 और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो तुमको ये पता चल गया कि 5 प्लस 2√6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, या 5 माइनस 2√6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह आई कैन राइट 1 प्लस 5 प्लस 2√6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये लिख सकता हूँ। तो मैंने 5 माइनस 2√6 की जगह क्या लिख दिया? 1 अपॉन 5 प्लस 2√6 एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? लिख लिया वैसा।
फिर मैंने 5 + 2√6 को t मान लिया, t। अगर इसको पूरे को t मान लिया तो कितना हो गया, t + 1/t = 10। तो इसको सॉल्व करा, इसमें श्रीधराचार्य लगाया, श्रीधराचार्य से t के वैल्यू मेरे कितने आ गए, 5 + 2√6, 5 ± 2√6। ठीक है, तो यहां से मेरे को, मैंने t को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, बोलो t को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 5 + 2√6 = t। तो t की जगह रीसब्स्टिट्यूट कर दिया वो वैल्यू 5 + 2√6 x² - 3। और क्या वैल्यू आया इसका, 5 + 2√6, दो वैल्यू आए 5 + 2√6 और 5 + 2√6 x² - 3, 5 दो वैल्यू आए ना, एक ये आया और एक ये आया, t के दो वैल्यू है। तो पहले अगर अब ये और ये दोनों का बेस सेम है, तुमको ये तो पता होगा ना, जैसे a⁻x = a⁻y लिखा है, तो अगर दोनों का बेस सेम है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर को कंपेयर कर सकता हूँ, x = y। तो वैसे यहाँ पे किया, a⁻x = a⁻y है ना, तो दोनों के पावर को कंपेयर कर लिया क्योंकि ये बेस दोनों सेम है। तो x² - 3 = 1, तो x² = 4, तो इससे x का वैल्यू कितने आ गए, +-2। सेम यहाँ पे किया अपन ने, x² - 3, यहाँ पे पावर, लेकिन यहाँ पे 5 - 2√6 लिखा है, तो लेकिन 5 - 2√6 का मतलब मैंने तुमको बताया 5 - 2√6 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 5 2√6 है ना। तो इसको अगर ऊपर लेके गया तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 2√6 = 5 + 2√6⁻⁻1। ठीक है, तो 5 - 2√6 की जगह क्या लिख दिया, 5 + 2√6⁻⁻1। तो ये पावर कंपेयर कर लिया, x² - 3 और ये -1, तो इसको सॉल्व करके x² का वैल्यू और x का वैल्यू कितना आ गया, +-√2। तो क्या कितने वैल्यू हो गए, चार वैल्यू, 2 - √2, √2 - √2। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है उसको अपने को, है ना। चलो इतना हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड अपूर्वा, गॉट इट, वेरी गुड अपूर्वा, है ना। जिसने किया है वो भेजते जाओ मेरे को, ठीक है ना। और उसमें अगर किसी को डाउट है कोई स्टेप में तो उसको अंडरलाइन कर दिया करो कि सर मेरे को ये नहीं समझा, तो मैं वापस से समझा दूंगा, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी तरफ से कम मत पढ़ो, मतलब तुम्हारे जो पिछली चीजें पढ़ा चुका हूँ वो तुमको पता होनी चाहिए, समझ गए कि नहीं, है ना। चलो ये तो ऐसे ही लिया था एग्जांपल, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो। कल अपना हो गया था नेचर ऑफ रूट्स पे आ गए थे अपन, अब उसके आगे बढ़ेंगे अपना, ठीक है, आगे नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। चलो एक ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मेरे को बोला, इसमें बताया ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट, है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे बोला इफ रूट्स ऑफ, मैं पूछता हूँ ये क्वेश्चन तुमको बताना है, इफ रूट्स ऑफ ax², कल पढ़ाया उस पे बेस्ड है, bx + 5 = 0 are imaginary then they will be conjugate of each other, है ना। और यहाँ पे ये भी बोला है कि a is not equal to 0। चलो ये तुमको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। इफ रूट्स ऑफ ax² + आर इमेजिनरी देन, सोच के बताओ, पूरा कंडीशन का अगर तुमने पढ़ा है तो सोच के बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, कि if roots of ax² + bx + 5 are imaginary then roots they will be conjugate of each other। बोलो ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, बोलो। गलत है, कुमार, पूर्णिमा, गलत है, पूरा पढ़ते जाओ। निशा का करेक्ट है, गौरी गलत है, अथर्व गलत है, निशा और बौद्धिक का सही है, बस बौद्धिक का सही है, मोहिनी का सही है, वेरी गुड, गौरी का सही है। अरे भाई मैंने क्या बोला कि अगर इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, कल अगर तुम बुक खोल के देखा होता ना, अब तुम हो ही इतने आलसी, बुक ही नहीं खोलते। अगर तुमने बुक खोला होता ना तो मैंने एक और कंडीशन दी थी इसमें कि ABC शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे कहीं मेंशन किया है कि ABC रियल AB और AB रियल नंबर को बिलोंग कर रहे, कहीं बोला है क्या, नहीं बोला है। तो अगर कोई इक्वेशन दिख गया और उसके उसके
कॉन्जुगेट में आएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। इसमें सब कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन कब आएगी, जब ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलेंगे। तो ये तो बोला ही नहीं है, तो इसका मतलब फॉल्स होगा। ठीक है, तो जिसने आंसर फॉल्स दिया है वो बरोबर पढ़ाई कर रहा है, और जिसने नहीं दिया है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है पढ़ाई में। ठीक है, कल लिखाया था मैंने तुमको ये, है ना, देखो लिखाया था। अगर लिखा होगा तो लिखा होगा तो फिर आएगा, है ना। इफ कोफिशिएंट आर रियल, इफ एग्जिस्ट इमेजिनरी रूट्स विल ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। कोफिशिएंट आर रियल, वो नोट लिखाया था ना, वो नोट रिवाइज करो लास्ट वाले लेक्चर में। तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स। तो मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया कि रूट्स इसके कोफिशिएंट रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, सोच समझ के आंसर देना, देते जाओ। अब देखो, सोच समझ के आंसर नहीं, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। क्या नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ कोफिशिएंट of quadratic equation are rational, if coefficient of quadratic equation are rational number, if exist then irrational roots will occur in pair. Irrational roots will occur in pair. ठीक है, और याद रखो कि कोफिशिएंट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए बी सी शुड बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मतलब होता है रैशनल नंबर, बेसिक मैथमेटिक्स में बता चुका हूं। मैथ्स में क्यू को रैशनल नंबर बोलते हैं, क्यू डैश को इररेशनल बोलते हैं। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इररेशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो उसके जो रूट्स हैं, ठीक है, इफ एग्जिस्ट देन इररेशनल, उसके जो रूट्स हैं वो इररेशनल पेयर में आएंगे। मतलब क्या, जैसे अगर एक रूट है ना, इफ वन रूट इज है ना, एक सेकंड ना, अगर इफ वन रूट इज, मान लो अल्फा प्लस रूट बीटा, ठीक है, तो अदर रूट क्या आएगा पता है, अदर रूट विल बी अल्फा माइनस रूट बीटा। तो दिस इज इररेशनल रूट जो पेयर में आएंगे। रैशनल मतलब क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर होते हैं, पी बाई क्यू में जिसको लिख सके, मतलब कोई भी नंबर जिसको इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिख सके, दैट इज रैशनल नंबर। इररेशनल मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होते, डिवाइड नंबर आते ही जाता है, जैसे √2, √3, √4 तो 2 होता है, √5, ये सब इररेशनल है। तो मतलब तुम्हारे क्या आ जाएंगे, तुम्हारा जो इररेशनल, अगर कोफिशिएंट्स रैशनल है इक्वेशन के, तो उसके रूट्स इररेशनल होंगे, इररेशनल पेयर में होंगे। मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर एक रूट है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। तो इस तरीके को जब रूट फॉर्म होते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं इररेशनल रूट्स। इररेशनल रूट्स, ये दिस इज इररेशनल रूट एंड दिस इज आल्सो इररेशनल रूट्स। समझ गए? जैसे मान लो अगर एक रूट मेरा, मान लो अगर ऐसा बोला कि जैसे बोला एक रूट बोला है 5 प्लस √2, है ना, और उसके कोफिशिएंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रैशनल को बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो अदर रूट क्या हो जाएगा पता है क्या, दिस इज वन रूट, दिस इज वन रूट, तो अदर रूट हो जाएगा 5 माइनस √2, तो दिस इज अदर रूट, अदर इररेशनल रूट। दिस इज इररेशनल, दिस इज इररेशनल रूट। तो इररेशनल रूट विल ऑक्योर इन पेयर अगर कोफिशिएंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल रूट, रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक के। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं मेरी बात, ये बात समझी। और साइन कहां पे चेंज कर रहा है, जो भी इररेशनल है ना उसका साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस है। अगर मान लो अगर ऐसा होता माइनस प्लस √2, अगर ऐसा होता तो इसका ये पहला रूट है ना, तो इसका दूसरा रूट क्या आता, -5, जो रैशनल जो इररेशनल नंबर है ना उसका साइन चेंज करना है, तो ये √2, तो दिस इज योर सेकंड रूट। बोलो इतना कंसेप्ट समझा क्या, ये चीज समझी क्या, बोलो बताओ। लाइक कॉन्जुगेट पेयर, वेरी गुड, सही बोली एकदम गौरी। लाइक कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर जैसे निकालते थे ना, इररेशनल कॉन्जुगेट पेयर आएगा इसमें। ठीक है,
इररेशनल कॉन्जुगेट पेयर, वहां पे आयोटा के टर्म्स में आ रहा था, इसमें इररेशनल कॉन्जुगेट पेयर आएगा। बोलो ये चीज समझी क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, ये लिख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो ठीक है, अंडरस्टूड, वेरी गुड, है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं अभी इसमें। तो जैसे मान लो ये अगर लिख लिया है तो रब कर देते हैं, है ना? अब इतना टाइम तो दे ही देता हूं मैं कि तुम लिख लो, ठीक है? तो अगर मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन इस पे आ गया, इस कंसेप्ट पे, तो देखो जैसे बोला है कि लेट वन रूट ऑफ ax square plus 3x plus b is equals to 0 is 2 plus root 3, find a comma b belongs to rational number and other root अदर रूट भी फाइंड करना है अपने को, ठीक है? तो अदर रूट तो तुमको पता चलेगा, ये ए बी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तुमको पता है बी और ए रैशनल को बिलोंग कर रहे हैं, और 3 भी तो रैशनल ही है ना? 3 रैशनल है क्योंकि 3 को लिख सकते हैं 3/1, तो तीनों रैशनल को बिलोंग कर रहे हैं, तीनों रैशनल को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा तो इररेशनल कॉन्जुगेट में आएगा, पेयर में आएगा, तो इसका मतलब अगर इसका अदर रूट पूछा तो अदर रूट कितना हो जाएगा, तुमको समझ जाएगा अदर रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3, सही है कि नहीं? 2 माइनस रूट 3। अगर अब मेरे को पूछा है अदर रूट हो गया, अब मेरे को ए और बी भी फाइंड करना है, ठीक है? तो ए और बी कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैंने बोल दिया सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, सम ऑफ रूट्स, तुमको पता है सम ऑफ रूट्स करेंगे तो एक रूट ये दूसरा रूट ये, तो दिस इज 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, है ना? अब सम ऑफ रूट्स क्या है? ये क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? माइनस बी बाय ए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक का? माइनस बी बाय ए, तो दिस इज बी माइनस 3 बाय ए, तो प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल, है ना? तो ये 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय ए, देन ए इज इक्वल्स टू माइनस 4 बाय 3, ठीक है? नहीं, माइनस 3 बाय 4। बोलो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, है ना? अब मेरे को बी का वैल्यू भी पूछा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिखा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक के लिए? सी बाय ए, मतलब प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, ये प्रोडक्ट हो गया। और प्रोडक्ट कितना आ रहा है इसका? इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना? देखो 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 का प्रोडक्ट करो, 1 आता है। तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक के लिए? सी बाय ए। सी क्या है तुम्हारा? बी, और ए ये है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1 इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ए कितना आया मेरा? माइनस 3/4, सो 1 इज इक्वल्स टू माइनस 4/4c/3, ठीक है? तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा? माइनस 3/4, तो दिस इज माइनस 3/4, ठीक है? सो बी का वैल्यू, ए का वैल्यू माइनस 3/4 आ गया, और बी का वैल्यू भी माइनस 3/4 आ गया, है ना? आई होप समझ गया होगा ये, तो सही है, क्लियर है? हाँ, वेरी गुड, अंडरस्टूड, चलो बढ़िया, है ना? हाँ, अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो इररेशनल तो पता ही होगा, इररेशनल रूट है ना? इररेशनल मतलब जो कभी खत्म भी नहीं होता और कभी टर्मिनेट भी नहीं होता, है ना? जो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, ठीक है? चलो ये हो गया होगा, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हो गया, ये नोट डाउन हो गया? चलो आगे बढ़े, कंसेप्ट समझ गया ये, है ना? बढ़िया, ओके, आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल मिस्टेक मत करो क्वेश्चंस में, ठीक है? कंसेप्चुअली मिस्टेक मत करो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे को बोला, अब ध्यान से देखो, हाँ ये क्वेश्चन मेरे को बोला कि लेट
a comma b belongs to rational number and one root of equation ax square plus इसका b plus 3a into x plus b plus 2a is equals to 0 is 2 plus root 5 एक रूट 2 plus root 5 दिया है ना। और फाइंड ए बी, मेरे को बोला फाइंड ए कॉमा बी, और गिवन बोला है गिवन ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ए और बी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। चलो फाइंड कर सकते हैं। अब ए और बी फाइंड करना है, देखो ध्यान से देखो, है ना। तो तुमको पता है एक बात, क्या पता है कि इसका एक रूट 2 plus root 5 है, सही बात है। तो अगर इसका रूट 2 plus root 5 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, समझ गए। तो मैं एक x की जगह वो पुट कर सकता हूं, 2 plus root 5 plus b plus 3a, और ये क्या आ गया 2 plus root 5 plus b plus 2a, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट दिया है तो वो क्वाड्रेटिक में उसको सेटिस्फाई करेगा, वो सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इसको अपन ने सॉल्व किया, है ना, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे a ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो कितना 4 प्लस ये कितना हो जाएगा ट्वाइस a इंटू बी, तो ये हो जाएगा 4 रूट 5, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5, सही है। इतना हो गया ये, प्लस इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, b इंटू 2b हो जाएगा, फिर प्लस b रूट 5, है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए b रूट 5 फिर 2, तो ये 6a हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, b को 2 से मल्टीप्लाई किया, b को रूट 5 से b रूट 5 फिर 3 को, फिर इसको एक कर दिए प्लस 3a रूट 5, है ना। अब फिर प्लस b प्लस 2a इज इक्वल टू 0। थोड़ा बहुत मल्टीप्लीकेशन कर दी, a को अंदर भेज देंगे तो ये 4a प्लस 4 रूट 5a प्लस 5a, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड 2b प्लस b रूट 5 प्लस 6a प्लस 3a रूट 5 प्लस b प्लस 2a इज इक्वल टू 0। एक काम करो, जो रूट वाले टर्म है ना उनको एक साथ लो, ये रूट वाला है, ये रूट वाला है, ये रूट वाला है, ठीक है। तो रूट वाले एक साथ लिख लेते पहले, 4 रूट 5a, ठीक है, प्लस b रूट 5, ओके, प्लस 3a रूट 5, है ना। रूट वाले एक साथ लिख लिए, फिर बिना रूट वाले थोड़े देख लेते हो, 4a 5a 9a हो गया, है ना, 9a प्लस 6a, 4a 5a 9a 9 प्लस 6, है ना, सही हो रहा है ना, 9, है ना, 4a प्लस 5a 9a 9 और 6a 15a 15a प्लस 2a 17a, है ना। और क्या बच गया मेरा 2b प्लस b कितना हो गया 3b इज इक्वल्स टू 0, है ना, इतना ही है ना, सही है। अब देखो एक काम करते हैं, रूट 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो रूट 5 अगर कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 4a प्लस b प्लस 3a प्लस यहाँ पे कितना हो गया 17a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 0, सही है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग क्या, एक सेकेंड ना, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है मेरा, 4a प्लस 3a, तो इसको 7a लिख देना, काय को इतना ये कर रहे हो। 4a प्लस 3a कितना होगा 7a प्लस b, है ना, इतना था मेरा 7a प्लस b, और 17a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, इतना आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ध्यान दो। तुमको पता है कि रूट 5 एक इरेशनल रूट है, इरेशनल है, और ये इससे मल्टीप्लाइड है, और ये पूरा रैशनल है। ये रैशनल है क्यों, क्योंकि ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल को। तो ये पूरा रैशनल है, ये रैशनल है, तो ये पूरा रैशनल है, ठीक है। और इस इरेशनल रूट के कारण ये पूरा इरेशनल हो गया, ये पूरा इरेशनल हो गया, समझ गए।
समझ रहे हो कि नहीं? ये इरेशनल है, ये रैशनल से मल्टीप्लाइड है, तो ये पूरे को इरेशनल बना देगा, है ना? इरेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा इरेशनल बना देगा, इरेशनल हो जाएगा ये पूरा। तो देखो ये क्या हो रहा है कि इरेशनल प्लस रैशनल का सम 0 आ रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, इरेशनल और रैशनल का सम कभी 0 नहीं आ सकता भाई, कभी 0 नहीं आ सकता। इरेशनल तो कभी खत्म ही नहीं होता। इरेशनल मतलब क्या होता है? जो हमेशा आता ही जाता है, आता ही जाता है। जैसे मान लो रूट पाई का वैल्यू कितना 3.141 ऐसे आता जाता है। तो इरेशनल तो क्या होता है? हमेशा इरेशनल पर रैशनल का सम 0 दिया है। इसका मतलब ये जो चीज है ना, ये चीज ये कभी 0 नहीं हो सकती। ये तो 0 नहीं हो सकता ना, इरेशनल तो कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल कब है? क्योंकि इरेशनल का और रैशनल का सम कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इरेशनल 0 थोड़ी इरेशनल नंबर है। समझ गए कि नहीं मेरी बात? तो अब तुमको पता चल गया कि ये पॉसिबल कब है। फिर ये पॉसिबल कब है? जब ये 0 हो और ये 0 हो, तभी पॉसिबल है। तो इसका मतलब 7a प्लस बी भी समझ गए? तो ये और ये पॉसिबल, मैं समझ रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बात क्या बोल रहा हूं कि जैसे इरेशनल है, इरेशनल को अंदर रैशनल है प्लस रैशनल है, उसका सम 0 दिया है। तो ये कब पॉसिबल है? जब अंदर वाला भी 0 हो जाए और ये भी, मतलब रैशनल भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। मान लो ये पहला रैशनल, ये दूसरा रैशनल है, तभी ये 0 हो सकता है। तो वैसे ही ये इरेशनल है, अंदर वाला रैशनल है, ये भी रैशनल है। तो ये कब 0 हो सकता है इन दोनों का सम? जब ये पूरा 0 हो जाए और ये पूरा 0 हो जाए, दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे, तब जाके ये 0 होगा। सही बात है कि नहीं? तो इन दोनों को सॉल्व करना है अभी, उससे मेरे को ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 7a प्लस 3b इज इक्वल टू 0 और 17a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली, वो तो करते ही आए हो। ऊपर को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से काय को कर रहे हो? 7 है ना ये। तो ठीक है, 3 से ऐसा लिख लो 17a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, 7a प्लस b इज इक्वल टू 0। नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 21 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0। सबट्रैक्ट करो, साइन चेंज, 3b कैंसिल, 17a माइनस 4a कितना आ जाएगा? माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 0 आ गया। अगर a का वैल्यू 0 आ गया तो b का निकाल लो, b का भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। बोलो ये समझा क्या? क्वेश्चन कंसेप्ट समझा क्या? बोलो, बताओ। ये समझा तुमको, है ना? वो जो चीज लिखाई है ना, हाँ क्लियर। समझने की बात यहाँ पे क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्या कि भाई ये इरेशनल है और अंदर वाला रैशनल है और ये रैशनल, इनका सम 0 हो रहा है। तो ये इरेशनल के कारण ये तो कभी 0 नहीं हो सकता, ये कभी 0 नहीं हो सकता, इरेशनल। और ये भी, ये तो 0, ये देखो इसका दोनों का सम 0 दिया है, मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता कभी। लेकिन ये पॉसिबल कब है ये 0 होना? तब अंदर वाला जब 0 होगा और बाहर ये भी 0 होगा, तो ये जब दोनों 0 होंगे तभी सम 0 आएगा। समझ गए मेरी बात, है ना? तो इसलिए इसको ऐसा लिख दिया और सॉल्व कर दिया। क्या बोल रहे हो? बट सर बट गिवन है ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0। हाँ सही है ना, ए और बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए और बी इज नॉट इक्वल टू 0, एक सेकंड, सही है ना? तो क्या हुआ? ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये और ये 0 के इक्वल नहीं है। कोई बात नहीं, सुनो, मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? अगर ये 0 नहीं है, इनको 0 होना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, ए इज बी इज 0 के इक्वल नहीं है कि दिया है? हाँ सही, ए इज नॉट, ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। हाँ तो अगर ए और बी, सुन मेरी बात मोहिनी, अगर ए और बी 0 दे दिया होता तो ये तो 0 ही हो जाता ना, डायरेक्ट 0 हो जाता, ये भी 0 आ जाता। ठीक है, तो तुमको अब क्या बोला है, सुन मेरी बात, इसमें क्या बोला है कि ए और, तो तुमको पता है कि ये जब ये कब पॉसिबल है, ये 0 होना कब पॉसिबल है? जब ए और बी दोनों 0 होंगे तभी, तभी तो ए और बी का वैल्यू 0 आया मेरा। समझ गई नहीं मेरी बात, है ना? यहाँ पे दिया है, इसमें दिया है, इस कंडीशन में दिया है कि ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? अगर ए और बी, अगर ए 0 हो गया
तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो इसलिए ए और बी इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है वहां पे, क्वेश्चन में मेंशन किया है, समझ गए? ऐसा है वो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, देखो देखो देखो, मोहिनी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है ना। अब इसमें क्या बोला है, ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो सुनो सुनो सुनो, बहुत बहुत, अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या बोला, मोहिनी ने बोला कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये 0, ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन मेरा बोलो ए और बी दोनों 0 आ गए, समझ गए मेरी बात? अब देखो ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 और तुम्हारा ए और बी 0 के इक्वल आ गए, तो मतलब ये तो कंडीशन के अगेंस्ट चला गया ना तुम्हारा, ध्यान नहीं दिया मैंने क्वेश्चन में, देखो ना ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 बोला, लेकिन तुम्हारा आंसर ए और बी 0 हो गए, मतलब जो कंडीशन दी थी उसके उसके अगेंस्ट आ गए ना ये। तो अगर वो कंडीशन के अगेंस्ट आ गए तो इसका मतलब ए और बी की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जो इसको 0 बना दे, समझ गए कि नहीं मेरी बात, है ना? तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन के अगेंस्ट चला गया ना, यहाँ पे बोला ए और बी नहीं है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा सॉल्व करने के बाद ए और बी 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, there is no values of there is no such values of a and b, क्योंकि क्यों बताओ, देखो ए और बी 0 के इक्वल नहीं बोला है ना, तो इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, ए और बी 0 के इक्वल बोला है, लेकिन अपन ने सॉल्व करने के बाद इन दोनों का सम 0 आ गया, तो ये कब पॉसिबल है, जब अंदर वाला 0 होगा और ये वाला 0 होगा, तभी पॉसिबल है इन दोनों का सम 0 आया, लेकिन तुमको कंडीशन क्या बोल रहा है कि ए और बी 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद मेरा ए और बी 0 आ गया, तो बताओ ये ए और बी के कौन सी वैल्यू के लिए, देखो √5a है ना, √5a 7a प्लस बी प्लस √17a प्लस 3b, तो मेरे को बोला कि ये ए की कौन सी वैल्यू, ए और बी की कौन सी वैल्यू के लिए ये 0 होगा, तो ऐसी कोई वैल्यू आएगी नहीं कि जो ये इसको 0 बना दे, समझ रहे हो मेरी बात? तुमने सॉल्व किया, तुम्हारा ए और बी 0 आ गया, समझ गए, लेकिन तुमको बोला ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो तुम यहाँ पे 0 को छोड़ के कोई वैल्यू पुट करोगे ना, तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगी, तो मतलब ए और बी कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता जो ये 0 के इक्वल बना दे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इसको 0 बना दे, समझ गए? तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, देयर इज नो सच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, समझ गए कि नहीं मेरी बात, है ना? अब क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो मान लो तुमने ए का वैल्यू फाइंड किया, बस थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, ये सिर्फ ये आईआईटी की बातें हैं, है ना, तो इजी तो होंगी नहीं, सीधी बात है ना। अब देखो तुमको अगर तुम्हारा अगर ए का वैल्यू नहीं आ रहा ना, मान लो तुम्हारा ए का वैल्यू अगर 0 आ गया और सॉल्व करते करते बी का वैल्यू 3 आ गया, ऐसा आ गया, मान लो, मैंने क्या बोला है, अगर इसमें ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हारा ए का वैल्यू ही 0 आ गया ना, तो तुम बी का वैल्यू फाइंड ही नहीं करोगे, समझ गए? क्योंकि पहला ही ए का वैल्यू 0 बोल रहा नहीं होना चाहिए, लेकिन ए का वैल्यू 0 आ गया, तो बी की तरफ नहीं जाओगे, अगर ए और बी के वैल्यू आएंगे ना तो दोनों एक साथ आएंगे, ऐसा नहीं होगा एक वैल्यू आ रहा है दूसरा वैल्यू नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, कोई भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, कहीं पे भी मैथ्स में एक वैल्यू आ रहा है और दूसरा वैल्यू नहीं आ रहा है ए और बी में, तो ये मैथ्स में कहीं पे भी नहीं होगा, आएंगे तो दोनों एक साथ आएंगे, ना तो नहीं आएंगे, अगर एक आ रहा है और एक नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। बोलो समझा क्या, ये चीज समझी क्या तुमको, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना? ओके चलो, ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, ये लिख लिया होगा तो बोलो, किसी को डाउट है इसमें, है ना? ओके, किसी को डाउट होगा तो पूछ सकता है कुछ, है ना? डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा कंटेंट कवर होने दो चैप्टर का,
तुमको क्वेश्चन के होमवर्क बढ़ाते जाऊंगा और पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर वो तुमको क्वेश्चन, तुम्हारी ड्यूटी है उसको सॉल्व करना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। मान लो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी ऐसा दिया ना कि इफ सम ऑफ कोफिशिएंट इज 0, if sum of coefficient is 0, then one of roots will be then if sum of coefficient is 0, then one root of equation will be 1। अब मतलब क्या है देखो, दैट इज जैसे सम ऑफ कोफिशिएंट अगर 0 दिया है ना, इसका मतलब ये है कि इसका एक रूट 1 है। कैसे? तुमको पता है जैसे ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये कब आया होगा, ये कब आया होगा जब x की जगह क्या रखा गया, 1 रखा गया, है ना। ये यहां से ये कब आया, जब x की जगह 1 रखा गया, तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, जब भी a प्लस बी सबके सम का कोफिशिएंट 0 दिया है, इसका मतलब ये है कि उसका एक रूट 1 है ना। एक रूट क्या है उसका, 1 है। समझिए कि मेरी बात, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना, कि अगर a प्लस बी सी 0 दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, 1 है। तभी तो ये आया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो ये हो गया। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। बढ़िया। ठीक है, लिख लिया ये पॉइंट, ऐसे छोटा सा पॉइंट था, बता दिया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये थोड़ा सा, है ना, नेक्स्ट पे आ जाओ। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक QUADRA क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखो ग्राफ बनाने के लिए अपने को x और y की कोऑर्डिनेट जरूरत लगती है, x और y कोऑर्डिनेट दोनों लगती है। तो तुम्हारा इक्वेशन का ग्राफ नहीं आता कभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं आता। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में तो y होता ही नहीं है, इक्वेशन में तो x होता है सिर्फ, इसलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाते हैं अपन, इक्वेशन का नहीं। क्योंकि इक्वेशन में x इन्वॉल्व होता है बस, और एक्सप्रेशन में x और y दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू, y को अपन fx भी बोलते हैं, fx, y और fx दोनों एक ही चीज है ना। कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसमें y और x दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। हाँ, और a इज नॉट इक्वल टू 0, a कॉमा b c आर कांस्टेंट। ये पार्ट ध्यान से समझो, ठीक है। पहला पार्ट क्या बोल रहा हूं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव है, ठीक है, अगर a पॉजिटिव है तो तुम्हारा ग्राफ फॉर्म होगा पैराबोला अपवर्ड्स, पैराबोला अपवर्ड्स। अब ये पैराबोला अपवर्ड्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक ग्राफ होता है, याद रखो, पैराबोलिक। अब पैराबोलिक अपवर्ड्स मतलब ऐसा ग्राफ फॉर्म होगा, ऐसा कुछ तो भी है ना, ऐसा, ठीक है। तो इस ये यहाँ ये नहीं है, ये तो मैं ऐसे ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ऐसे वाले ग्राफ को, इस तरीके के फिगर को अपन बोलते हैं पैराबोलिक अपवर्ड्स। दिस इज पैराबोलिक अपवर्ड्स। और अगर a नेगेटिव है तो तुम्हारा ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक डाउनवर्ड्स, पैराबोला डाउनवर्ड्स। ये चैप्टर है पर्टिकुलरली पैराबोला, तो वहां पे भी पढ़ लेंगे डाउनवर्ड्स, लेकिन क्वाड्रेटिक में भी काम आता है। तो पैराबोलिक डाउनवर्ड्स कैसा होता है, ऐसा होता है। दिस इज योर पैराबोलिक डाउनवर्ड्स, ये पैराबोलिक अपवर्ड्स एंड दिस इज पैराबोलिक डाउनवर्ड, ठीक है ना। अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोलिक अपवर्ड होगा ग्राफ, और ए नेगेटिव है तो पैराबोलिक डाउनवर्ड्स फॉर्म होगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल मेरे को बोला कि
3x² माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 7 का ग्राफ कैसा फॉर्म होगा? तो देखो a नेगेटिव है यहाँ पे, तो पैराबोला का ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा फॉर्म होगा? क्वाड्रेटिक का ऐसा फॉर्म होगा। अगर इसी जगह ये क्वाड्रेटिक होती तो 3x² प्लस 5x प्लस 7, यहाँ पे a नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा फॉर्म हुआ। अब अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा फॉर्म होगा। सो दिस इज पैराबोला अपवर्ड्स एंड दिस इज पैराबोला डाउनवर्ड्स। कब? जब a नेगेटिव होगा, और a जब पॉजिटिव होगा तब पैराबोला अपवर्ड्स, नेगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड्स। ठीक है ना, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पैराबोला अपवर्ड्स, दिस इज योर पैराबोला अपवर्ड्स, दिस इज योर पैराबोला डाउनवर्ड्स। पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा कैसा फॉर्म होता है? पैराबोलिक ग्राफ। ओके, हाँ ये लिख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हाँ कोई बोले ना इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, तो बोलना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं फॉर्म होता, क्योंकि इक्वेशन में x इन्वॉल्व होता है और एक्सप्रेशन में y और x दोनों इन्वॉल्व होते हैं। f of x मींस क्या है? y is equals to ax square plus bx plus c. So this is your quadratic expression and ax square plus bx plus c is your quadratic equation. So we are drawing graph of quadratic expression, not equation. ठीक है। दूसरा केस, जब ऐसा ग्राफ फॉर्म होता है तो उस टाइम में a पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। दिस इज योर वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, दिस इज योर वर्टेक्स। अगर a नेगेटिव होता है तो ग्राफ ऐसा फॉर्म होता है, तो ये भी तुम्हारा वर्टेक्स है, ठीक है ना। सो अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? -b/2a और -d/4a। सो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट ये और y कोऑर्डिनेट ये। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी वर्टेक्स, दोनों के वर्टेक्स यही होंगे, पैराबोला अपवर्ड्स हो या डाउनवर्ड्स हो, अपवर्ड्स हो या डाउनवर्ड्स हो, दोनों के वर्टेक्स, दिस इज योर वर्टेक्स है ना, दिस इज वर्टेक्स, ठीक है। तो उसके ये कोऑर्डिनेट्स क्या, -b/2 है, -d/4 है। अब ये कैसे आए हैं, ये तुम्हारा पैराबोला चैप्टर जब पढ़ेंगे तब समझ लेना, अभी इसको तुमको सिर्फ ध्यान में रखना है कि हाँ इसके वर्टेक्स ऐसे होते हैं, ठीक है। ओके, हाँ ये होगी दूसरी चीज, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल मेरे को बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, y इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दी 2x² - 8x -3, ठीक है। तुमको भी पता है इसका a पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऐसा फॉर्म होगा। तो लेकिन अगर इसका पूछ लिया वर्टेक्स बताओ, इसके वर्टेक्स बताओ, तो वर्टेक्स क्या कैसे निकालते हैं अपन? वर्टेक्स -b/2a, -b कितना है? -b मतलब 8, 2a, 2a, a कितना है? 2, 2 2 4, कॉमा -d, d कितना होता है? d निकाल लो, d मतलब होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b² - 4ac इज d, तो b कितना है? 64 -4a into c -3 into 2, so this is 88। तो तुम्हारा d कितना आ गया? d कितना आ गया? 88, तो -d -88 अपॉन 4a, 4a कितना है? 8, ठीक है। तो वर्टेक्स कितना आ गया तुम्हारा? 2, -11। तो ये जो तुम्हारा वर्टेक्स है ना, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ का, दिस इज 2, -11। बोलो ये चीज समझी क्या तुमको, है ना? दिस इज वर्टेक्स ऑफ ग्राफ, वर्टेक्स, है ना? गॉट इट? बढ़िया। वो डी ही की है क्या बोल रहा है? वापस पूछ, क्या बोल रहा है? डी क्या डी समझा नहीं मेरे को अभिषेक। डी तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट, डी इज डिस्क्रिमिनेंट। सर वो वर्टेक्स, तू यार हिंदी बोला कर ना तो मराठी बोला कर कुमारे, तेरी इंग्लिश नहीं समझती मेरे को। बोलो डी का वैल्यू क्या है? डी मतलब क्या? ओके सर,
डी मतलब तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट, डी इज व्हाट, डी इज डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ गए? दैट इज डी, डी वैल्यू ऑफ डी है ना। तो दिस इज वर्टेक्स, वर्टेक्स, ये पैराबोला अपवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स, तो पैराबोला अपवर्ड्स का वर्टेक्स भी यही होगा, डाउनवर्ड्स का वर्टेक्स चेंज थोड़ी होगा, ये भी वर्टेक्स वही है और ये भी वर्टेक्स वही है, समझ गए कि नहीं मेरी बात? ऐसा है वो, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या आ गए मेरे वर्टेक्स के, -2 -11 है ना। बोलो ये समझ गया सबको? बढ़िया है ना, बहुत आसान भाषा में बताया मैंने। अब इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई नहीं आए सर, सर वर्टेक्स इन पॉइंट पॉसिबल, सर वर्टेक्स, मेरे को समझे नहीं तेरा क्वेश्चन, वर्टेक्स इन पॉइंट पॉसिबल। सर वर्टेक्स इन पॉइंट वैल्यूज पॉसिबल, हाँ पॉइंट आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, पॉइंट कुछ भी आ सकता है, 0.2 भी आ सकता है, उस पे थोड़ी है, समझ गए? कोई भी वैल्यू आ सकता है, कोई भी रियल वैल्यू आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलो कल देखेंगे इसके आगे का, ठीक है। तो आज ग्राफ का थोड़ा बहुत बात किया, इसके आगे कल बात करेंगे, ओके ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, ओके। होमवर्क मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है, अपने ग्रुप में होमवर्क डाल देता हूँ, ठीक है, फोटो खींच के। ओके बाय बाय, टेक केयर।